वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें प्रोफेसर ट्रेवर को दिखाया जाता है और प्रोफेसर ट्रेवर जो एक वोल्केनोलॉजिस्ट होते हैं वो वोल्केन यानी कि वो ज्वालामुखी पर रिसर्च करते हैं। जिस समय यहाँ पे अब ट्रेवर के पास इसका कलीग आता है जिससे बताता है कि तुम्हारे भाई के लैब को अब बंद किया जा रहा है। इस पर ट्रेवर अपने कलीग को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन ट्रेवर ऐसा नहीं। अब ट्रेवर से कहता है कि तुम्हारा भाई जो पिछले 10 सालों से लापता है और उसकी कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, और अब ऐसे भी अब हमारे पास लैब के लिए कोई भी फंडिंग नहीं आ रही है। ये बात सुनकर के ट्रेवर अब अपने घर आ जाता है और यहीं पे हमें अब ट्रेवर के भाई की वाइफ को दिखाते हैं जो अपने बेटे को ट्रेवर के पास 10 घंटे में छोड़ने के लिए आई होती है। और साथ ही वो अब ट्रेवर को एक बॉक्स देती है जिसमें ट्रेवर के भाई का सामान होता है। जिसके बाद ट्रेवर उस बॉक्स को ओपन करता है और वो उसमें देखता है कि उसके भाई का कुछ कीमती सामान होता है। उसी बॉक्स में से ट्रेवर को एक बुक मिलती है जो इसके भाई की फेवरेट बुक होती है, और इस बुक का नाम होता है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इस बुक के राइटर जूल्स होते हैं और हमें पता चलते हैं कि ये बुक एक फिक्शनल बुक है। इसके बाद ट्रेवर इस बुक को ओपन करता है और उस बुक में उसे अपने भाई के कुछ नोट्स लिखे हुए मिलते हैं, और इसी नोट्स में ट्रेवर के भाई ने किन्हीं 3 जगह का नाम लिखा होता है। और ये 3 प्रिंसेस के नाम पढ़ने के बाद ट्रेवर अपने नेफ्यू यानी कि शॉन को अपने पास बुलाता है और इसके साथ अपनी लैब में आता है जहाँ पर वो अब इन 3 केसेस के बारे में रिसर्च करता है। और इन 3 केसेस का नाम होता है बोवेनिया, मंगोलिया और हवाई। जिसके बाद ट्रेवर अब अपने लैपटॉप को ओपन करता है और उसमें इन 3 केसेस के बारे में रिसर्च करता है, जिस पर उसे पता चलता है ये 3 पेजेस पे अब वोल्केनो और वहाँ का टेम्परेचर काफी हाई है और ये टेम्परेचर बिल्कुल वैसे ही है जैसे 10 साल पहले हुआ करता था जिस समय ट्रेवर का भाई लापता हुआ था। और साथ ही ट्रेवर अब अपने लैपटॉप में ही एक और प्लेस को देखता है जहाँ पे सेम वोल्केनो के जैसे ही पूरा टेम्परेचर और नेचर होता है, और इस सिटी का नाम होता है आइस। और अब ट्रेवर आइस साइड जाने के लिए सोचता है, जिस पर ट्रेवर अब शॉन को बताता है कि मैं और मेरा भाई हम दोनों मिलकर के ज्यादातर वोल्केनिक ट्यूब्स के बारे में बात किया करते थे। वोल्केनो की जगह पे उसके अंदर वोल्केनिक ट्यूब यानी कि उसी वोल्केनो के अंदर ऐसी कुछ वोल्केनिक ट्यूब्स यानी कि ऐसी रास्ता हो जिससे कि हम लोग अर्थ के सेंटर पे पहुंच सकते हैं। और हो सकता है कि 10 साल पहले मेरा भाई मैक्स सेंटर ऑफ द अर्थ की रिसर्च में ही वो आइसलैंड चला गया हो। ट्रेवर आइसलैंड जाने की तैयारी करता है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उस शॉन को अपने साथ लेकर के जाए, लेकिन उसे मजबूरन शॉन को हमेशा लेकर के जाना पड़ता है क्योंकि शॉन का ख्याल रखने के लिए यहाँ पे और कोई नहीं। तस्वीर पर ट्रेवर और शॉन दोनों आइसलैंड पहुँच जाते हैं। यहाँ जाकर के वो लोग एक साइंटिस्ट से मिलते हैं जो वोल्केनो के ऊपर रिसर्च करता था। और अब ट्रेवर साइंटिस्ट के घर पहुंचता है जहाँ पे वो डोर नॉक करता है और डोर को उस साइंटिस्ट की बेटी हना ओपन करती है। हना अब ट्रेवर को बताती है कि उसके फादर 3 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। इसके बाद ट्रेवर अब हना को अपने भाई की फेवरेट बुक यानी कि जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बुक दिखाता है, और उसे दिखाने के बाद वो अब हना से कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा भाई मैक 10 साल पहले इस लोकेशन पे आया था, तब वो तुम्हारे फादर से जरूर मिला होगा। और हना अब जैसे इस बुक को देखती है और उसके कुछ मार्क्स को देखती है तब वो फौरन से अपने फादर के फेवरेट बुक निकालती है और दोनों बुक्स की शाइन को बुलाती है और दोनों बुक में सेम जैसे मार्क होते हैं। और यहाँ पे हना अब ट्रेवर को बताती है कि हालांकि ये बुक्स एक साइंस फिक्शन है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि इस बुक में सेंटर ऑफ द अर्थ के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ सच है। और मेरे फादर भी इस चीज पे काफी बिलीव करते थे और इसीलिए उनका मानना ये था कि इस धरती के नीचे भी एक दुनिया है। और अब यहाँ पे ट्रेवर हना से कहता है कि मैं उस वोल्केनो की जगह पे जाना चाहता हूँ, जिस पर हना अब ट्रेवर से कहती है कि लेकिन तुम लोगों की गाड़ी वहाँ पे नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ से माउंटेन है और मैं एक माउंटेन गाइड हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को वोल्केनो के पास लेकर के जाऊंगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अब ये तीनों निकल जाते हैं वोल्केनो के पास जाने के लिए, और काफी दूर चलने के बाद ये लोग फाइनली अब वोल्केनो के पास पहुंच जाते हैं। और उसी समय ट्रेवर को अब यहाँ पे एक वेपन दिखता है जिसकी मदद से ट्रेवर को यहाँ की लोकेशन, यहाँ के वेदर के बारे में सब कुछ पता चला था। और इसी नेविगेशन साइन को यहाँ पे मैक्स ने लगाया था यानी कि ट्रेवर के भाई ने लगाया था पिछले 10 साल पहले। और फिर ट्रेवर अब इस नेविगेशन को ओपन करने लगता है कि इससे पहले कि इस नेविगेशन को ओपन करता तब तक यहाँ पे वेदर सीरीज होने लगता है। यहाँ पे अचानक से काफी तेजी से तूफान आने लगता है, जिसके बाद हना और शॉन एक जल्दी सी केव के अंदर घुस जाते हैं और वो लोग यहाँ पर ट्रेवर को भी बुला रहे होते हैं, लेकिन ट्रेवर जो अभी तक उस नेविगेशन पॉइंट को ओपन कर रहा होता है वो उसे बिना खोले नहीं आ रहा था। और फिर फाइनली ट्रेवर अब इस नेविगेशन यानी कि उस एंटीना को उखाड़ लेता है और वो एंटीना ही बिजली को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ट्रेवर के चारों तरफ से बिजली गिरना शुरू हो जाती है, जिसपे हना अब ट्रेवर से कहती है कि तुम्हें इस एंटीना को फेंकना ही होगा, इसी की वजह से यहाँ पे बिजली गिर रही है।
यहाँ पे ट्रेवर अपनी जान बचाने के लिए एंटीना को काफी दूर फेंकता है और एंटीना नीचे गिरने के बाद उस केव के ऊपर ही बिजली गिरती है, जिससे कि अब केव के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसके बाद अब ये तीनों के तीनों उसी केव यानी कि इसी गुफा में फंस जाते हैं। यहाँ पे हमें अब ट्रेवर और शॉन को बताती है कि यहाँ पे एक काफी पुरानी माइन भी है जिसमें अब किसी भी तरीके का कोई काम नहीं होता है, इसीलिए हमें फौरन से अब उस माइन तक पहुँचना होगा। और फिर ये लोग उसी केव में थोड़ा आगे बढ़ते हैं जहाँ पे एक बहुत गहरी खाई होती है। अब इन तीनों को उसी खाई के नीचे उतरना था। काफी मेहनत करने के बाद ये लोग फाइनली खाई के नीचे उतरते हैं और अब ये लोग सीधे उसी माइन के पास पहुंच जाते हैं जो कि पूरी तरीके से खाली होती है। तभी ये लोग यहाँ पे देखते हैं कि काफी सारे ट्रेन्स जो ट्रॉली होती हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग इसी ट्रॉली की मदद से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए अब ये तीनों के तीनों उसी ट्रॉली में बैठ जाते हैं और ये ट्रॉली अब काफी तेजी से चलना शुरू होती है जो कि नीचे की तरफ जा रही होती है। अब और यहाँ पे आधे रास्ते जाने के बाद वहाँ पे ट्रैक भी नहीं होता है, लेकिन किसी तरीके से ये ट्रॉली हवा में जंप करती है और उसे ट्रैक पे आती है, जिसके बाद इन तीनों की ट्रॉली अलग अलग हो जाती है। अब हम हना की ट्रॉली को देखते हैं जिसका ट्रैक अब खत्म हो रहा होता है। ये अब हना को ट्रेवर की ट्रॉली में जंप करना पड़ता है, लेकिन ट्रेवर की ट्रॉली का भी अब आगे ट्रैक खत्म हो रहा होता है। फिर अब ट्रेवर और हना दोनों उस ट्रॉली से जंप करते हैं और फिर अब ट्रेवर की ट्रॉली आगे जाकर के एक काफी बड़ी दीवार से टकराती है और फिर वो नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पे शॉन भी आ जाता है अपनी ट्रॉली में। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि अब इन लोगों की ट्रॉली जिससे वॉल से टकराई थी उसी वॉल में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है, जिसके बाद ये तीनों अब उस होल के अंदर जाते हैं। और यह होल के अंदर जाने के बाद ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस वॉल के अंदर काफी सारे डायमंड्स होते हैं। शॉन अपन सभी डायमंड्स को देख करके कुछ डायमंड को अपने बैग में भरने लगता है। तभी इन्हें यहाँ पे कुछ ब्रेक होने की आवाज आती है और ट्रेवर समझ जाता है कि जिस लोकेशन पे ये लोग हैं ये लोकेशन वोल्केनो के अंदर पाए जाने वाले एक पत्थर की जो कि एक कांच की तरह ही पतला होता है। अगर इस पे जरा से भी कोई हलचल होती है तो ये पत्थर चिटकने लगता है। इसीलिए ट्रेवर अब शॉन से कहता है कि तुम धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलो। अब शॉन धीरे धीरे करके यहाँ से बाहर जा रहा होता है। तभी उसके बैग से एक डायमंड जो अब नीचे गिर जाता है। अब डायमंड नीचे गिरने की वजह से ये पूरी वॉल टूट जाती है और ये तीनों अब एक साथ वोल्केनो के अंदर ही जाने लगते हैं। काफी टाइम तक ये लोग नीचे गिरते गिरते अभी भी लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचे होते हैं और नीचे गिरते गिरते ट्रेवर अभी इन लोगों को बताता है कि जूल्स की बुक में इसका डिस्क्रिप्शन है और इसमें लिखा है जब ये वॉल टूटती है तो इसी काफी हजारों मील लंबी होती है और जब हम लोग इसके लास्ट पॉइंट में पहुंचेंगे तब यहाँ पे एक वाटर स्लाइड आएगा और फिर थोड़ी ही देर बाद अब इन लोगों को कुछ पानी की बूंदें जो हवा में उड़ती हुई नजर आती हैं और फिर ये लोग फाइनली अब वाटर स्लाइड करके पानी में गिर जाते हैं और पानी में काफी अंदर जाने के बाद ये लोग एक वाटरफॉल में चले जाते हैं। इसके बाद अब ये तीनों काफी कोशिश करने के किसी पूल के किनारे आते हैं और बाहर निकल करके ये लोग देखते हैं कि आसमान की तरफ काफी सारे बर्ड्स जो उड़ रहे हैं और वो इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। जिस पर हना अब ट्रेवर से पूछती है कि क्या तुमने पहले कभी इन बर्ड्स को देखा है, जिस पर ट्रेवर अब हना से कहता है कि हाँ मैंने पहले इन बर्ड्स को देखा है, वो भी म्यूजियम। लेकिन अब ये बर्ड्स धरती पे नहीं है क्योंकि ये बर्ड्स हजारों मिलियन साल पहले धरती पर हुआ करते, लेकिन अब ये बर्ड्स एक भी धरती पर नहीं है, सबके सब खत्म हो चुके हैं। जिसके बाद अब ये लोग इसी केव यानी कि इस गुफा से बाहर आ जाते हैं और गुफा से बाहर आने के बाद ये लोग काफी शौक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक अलग ही एक नई दुनिया होती है और ट्रेवर यहाँ पे समझ जाता है कि उसका भाई मैक्स और हना के फादर ये दोनों एकदम से सच थे क्योंकि ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, जाने की एक दुनिया के अंदर दूसरी दुनिया होना। और इस दुनिया में जैसे भी पेड़ थे और जैसी भी चीजें थी उन्हीं की जैसे डायग्राम जो उसकी बुक में भी बने हुए थे। यहाँ पे ट्रेवर अब हरा से कहता है कि जरूर हमसे पहले यहाँ पे कोई आया होगा जिसने इस पूरी दुनिया को देखा है और सारी बातें जूस को बताई थी, तभी जूस ने इस बुक को लिखा था। यहाँ पे ट्रेवर अच्छे से समझ जाता है कि अगर यहाँ पे कोई आया था और वो यहाँ से बाहर निकला है यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि हम अपनी दुनिया में जा सकते हैं। इसीलिए अब ये तीनों उस रास्ते को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें एक ट्री हाउस मिलता है और अब ट्रेवर और शॉन जैसी इस ट्री हाउस के अंदर आते हैं तब इन्हें यहाँ पे मैक्स की कुछ डायरी कुछ नोट्स मिलते हैं, जिसे लेकर के ट्रेवर समझ जाता है कि यहाँ पे मैक्स आया था। और वहीं हम दूसरी तरफ हना को देखते हैं जिसे अब मैक्स की डेड बॉडी मिल जाती है। हना अब ये बात ट्रेवर और शॉन को बताती है। शॉन और ट्रेवर काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं मैक्स की डेथ को सुन करके। और फिर ट्रेवर अब मैक्स की कुछ नोट्स को पाता है जिससे उसे पता लगता है कि मैक्स ने लिखा था कि यहाँ का टेम्परेचर कभी भी 200 डिग्री से ऊपर हो सकता है और कोई भी इंसान 135 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर नहीं झेल सकता है। जिस पर शॉन अब ट्रेवर को बताता है कि इस समय यहाँ का टेम्परेचर 95 डिग्री है। जिस पर ट्रेवर अब शॉन से कहता है कि लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब यहाँ का टेम्परेचर 85 डिग्री था, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जिसके बाद हना अब जूल्स की नोट्स को पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि हमें इस ओशियन को नॉर्थ साइड से पार करना होगा और वहाँ पे एक वाटरफॉल है जो कि एक हॉट वाटरफॉल है और वो
अपोजिट साइड से बहता है, जिससे कि ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और फिर अब ट्रेवर, शॉन और हन्ना ये दोनों मिलकर के यहाँ से निकलने के लिए एक बोट तैयार करते हैं। और हम देखते हैं कि अब यहाँ पे काफी तेजी से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा था। अब यहाँ पे 105 डिग्री टेम्परेचर हो गया था और 135 डिग्री टेम्परेचर होने से पहले इन तीनों को यहाँ से निकलना था। अब जैसे ही यहाँ पे गर्मी बढ़ना शुरू होती है, तब तक कि इन लोगों की बोट भी तैयार हो जाती है और ये तीनों अब उस बोट में बैठ करके ओशियन की तरफ निकल जाते हैं। और इस बोट को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों के पास मैक्स का एक पैराशूट होता है, कि वो यहाँ पे नीचे की तरफ आया था और ये लोग इसी पैराशूट की मदद से अपने नाव को आगे बढ़ा रहे होते हैं। इनकी बोट काफी तेजी से आगे चल रही हो, तभी उस ओशियन के अंदर से कुछ भयानक मछलियां बाहर आती हैं जो इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगती हैं। और हम देखते हैं कि अब उसी ओशियन से एक बहुत बड़ा क्रीचर फिश आती है जो इन फिशेस को खाने लगती है। तभी अब ट्रेवर अपनी बोटों से साइड में मोड़ देता है और अब यहाँ की विंड काफी तेज हो जाती है। और हम देखते हैं कि अब इन लोगों का पैराशूट जिस लकड़ी से बंधा होता है वो लकड़ी भी टूट जाती है। इसीलिए शॉन अब इस पैराशूट को पकड़ के रखने के लिए उस पैराशूट की दोनों रस्सियों को पकड़ लेता है, लेकिन हवाएं काफी तेज होती है जिस वजह से वो पैराशूट शॉन को लेकर के उड़ जाता है और शॉन अब एक किनारे पर जाकर के गिरता है। जैसे ही अब शॉन को होश आता है तब वो अपने पास कुछ बर्ड्स को उड़ता हुआ देखता है और ये बर्ड्स वही होते हैं जो उसे दूसरी दुनिया के आसमान में देखे थे। और उन्हीं में से एक बर्ड जो अब शॉन को रास्ता दिखाता है और उस बर्ड को फॉलो करते हुए पहाड़ियों के अंदर आ जाता है। पहाड़ियों के अंदर आने के बाद शॉन अपने सामने देखता है कि कुछ यहाँ पे उड़ने वाले पत्थर होते हैं, यानी कि हमें पता लगता है कि यहाँ के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल चेंज है। शॉन समझ जाता है कि अगर यहाँ पे उड़ने वाले पत्थर है तो जरूर यहीं पे हॉट वाटरफॉल भी होगा और उस वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए शॉन को इस लंबी सी खाई को पार करना होगा। और इस लंबी सी खाई को पार करने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता जो ये उड़ते हुए पत्थर होते हैं। और अब शॉन अपनी जान भी के इन पत्थरों के ऊपर पैर रखता है और किनारे पे पहुंचने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम ट्रेवर और हना को देखते हैं, ये लोग भी अब किनारे पे पहुंच आए होते हैं। तभी यहाँ पे हना के ऊपर एक प्लांट जो अटैक कर देता है और वो प्लांट अब अपनी ब्रांचेस से हना का गला दबा रहा होता है, लेकिन तभी ट्रेवर उस प्लांट को जड़ से उखाड़ देता है और उसे ब्रेक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम शॉन को देखते हैं जो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे काफी बड़े बड़े स्केलेटन होते हैं। वहीं पे एक बहुत बड़ा सा डायनासोर आता है जो अब शॉन के ऊपर अटैक करने लगता है। शॉन उस डायनासोर से बच करके भागने लगता है और वो एक पत्थर के बीचों बीच में जाकर के फंस जाता है। तभी डायनासोर वहीं पे खड़ा होता है और शॉन उसे देख कर काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वहीं अब उस पत्थर की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रेवर होता है जिसे अब शॉन की आवाज़ सुनाई दी जाती है और वो समझ जाता है कि शॉन इसी पत्थर के बीच में फंसा हुआ है। इसीलिए ट्रेवर अब उस पत्थर को तोड़ करके शॉन को बाहर निकाल लेता है और उसे बचा लेता है। तभी ये तीनों देखते हैं कि अब उनके सामने अब गर्म पानी का झरना होता है, यानी कि वो हॉट वाटरफॉल होता है, जिसे देख करके ये तीनों उसी वाटरफॉल की तरफ जाने लगते हैं। और इनके पीछे डायनासोर होता है जो इनके ऊपर अटैक करने के लिए इनके पीछे आ रहा। और ट्रेवर समझ आता है कि नीचे जमीन पे ये लोग भाग रहे हैं कि जमीन कच्ची है, इसीलिए वो शॉन और रिहाना को दूसरी तरफ भागने के लिए कहता है। फिर ट्रेवर अब उसी जमीन पे लगातार भाग रहा होता है। तभी पीछे से डायनासोर ट्रेवर को खाने ही वाला होता है। तब तक यहाँ की जमीन अब नीचे की तरफ धंस जाती है और वो डायनासोर अब खाई में गिर जाता है। और अब फाइनली ये लोग उस वाटरफॉल के पास पहुँच गए होते हैं जहाँ पे पानी काफी देरी से गर्म हो रहा था। अभी ने वाटरफॉल से बाहर जाने की बोट की जरूरत होती है। अभी हम हना को देखते हैं जो उसी डायनासोर के को काट देती है और उसे नाव बना करके यहाँ पे ले आती है, जिसके बाद ये तीनों अब उसी बोट में बैठ करके इस वाटरफॉल को क्रॉस करने लगती है। लेकिन थोड़ी ही आगे जाने के बाद यहाँ पे अब ढलान आ जाती है और इनकी बोट अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और अब तो यहाँ पे पानी भी खत्म हो गया था, जिसके बाद अब लोगों की बोट अब खाई की तरफ गिर जाती है और खाई में काफी नीचे गिरने के बाद इनकी नाव अब पत्थरों के बीच में फंस जाती है। और ये लोग देखते हैं कि अब नीचे की तरफ काफी तेजी से लावा उठ रहा होता है। ये चीज देख करके ट्रेवर समझ आता है और वो अब हना और शॉन से कहता है कि हम लेट हो गए हैं क्योंकि अब तो वाटरफॉल खत्म हो गया है। फिर गर्म पानी के बहते हुए उल्टे चलने का मतलब ये था कि जब भी लावे पे पानी पड़ता है तब लावा बहुत ही तेजी से ऊपर की गैस रिलीज करता है और तब उसमें इतनी पावर होती है कि उसमें कोई भी बड़ी से बड़ी या कोई भी भारी से भारी उसी में बहते हुए वापस चली जाती है। जिस तरीके से लावा बाहर की तरफ निकलता है और साथ ही ट्रेवर अब इन लोगों को ये भी बताता है कि अब यहाँ पे 2-3 घंटों बाद ही पानी आएगा और तब तक कि ये लावा काफी तेजी से हम लोगों को जला देगा और इसकी गर्मी से हम लोग यहीं पे मर जाएंगे। तभी अब हना अब दूसरी साइड देखती है और वो नोटिस करती है कि दीवार से पानी टपक रहा होता है। इनसे ये समझ जाते हैं कि दीवार की दूसरी तरफ काफी सारा पानी भरा हुआ है। और तभी ट्रेवर नोटिस करता है कि उन्हीं तीसरी दीवारों में कुछ दरार है जिनमें मैग्नीशियम भरा हुआ है और ये मैग्नीशियम आराम से ब्लास्ट किया जा सकता है।
इसी वजह से ट्रेवर अब उस मैग्नीशियम में काफ़ी जोर से ब्लास्ट करता है और ब्लास्ट होने की वजह से अब उसकी बॉडी की दूसरी तरफ जो पानी होता है वो पानी काफ़ी तेज़ी से नावे के ऊपर गिरता है और पानी नावे के ऊपर गिरने से काफ़ी जोर से स्टीम होता है। स्टीम इतना तेज होता है कि वो ट्रेवर की बोट को काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ लेकर आता है और इस स्टीम की हवा इतनी तेज़ होती है कि इनकी बोट अब ऊपर की तरफ तेजी से आकर के इनकी दुनिया में आ जाती है। उनकी दुनिया में आकर के वो एक खेत से होते हुए नीचे की तरफ गिरने लगती है और इनकी बोट अब काफी तेजी से साइड करते हुए एक घर से जाकर के टकरा जाती है और ये घर एक आदमी का होता है और जिस खेत से इन लोगों की बोट साइड करते हुए आ रही थी ये खेत भी इसी आदमी का होता है और ये आदमी जब देखता है कि उसकी इतनी सारी खेत थी, उसके इतने सारे पेड़ पौधे और उसकी सारी फल अब खराब हो चुकी है, इसीलिए वो अब इन लोगों के ऊपर काफी गुस्सा करने लगता है और वो अब अपने इटालियन लैंग्वेज से इन लोगों को काफी डांटते हैं। ट्रेवर समझ जाता है कि हम लोग अब इस सीन में आकर से गिरे हैं और इन लोगों ने उसकी काफी सारी पसंद खराब की होती है, जिसके बाद शॉन अब अपने बैग से एक डायमंड निकालकर जो वो दूसरी दुनिया से लाया होता है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता होता है, वो इस डायमंड को निकाल करके उस आदमी को दे देता है। जिसके बाद ट्रेवर अब देखता है कि शॉन के बैग में काफी सारे हीरे हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि इन लोगों ने दूसरी दुनिया में जाकर किसी उसकी खोज ली है कि जबकि वहाँ से काफी सारा डायमंड आए हैं और उससे ये लोग काफी अमीर हो गए हैं और हम ट्रेवर और हना एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। फिर हम ट्रेवर को देखते हैं जो अब अपने भाई मैक्स की लैब जो कि बंद हो गई थी फंडिंग की वजह से, वो उसे दोबारा से स्टार्ट कर देता है और फिर शॉन अब अपने घर जा रहा होता है। तभी वहाँ पे ट्रेवर अब शॉन को एक दूसरी बुक देता है जो शॉन के फादर की दूसरी फेवरेट बुक होती है और उसका नाम होता है लॉस्ट सिटीज ऑफ अटलांटिस। और ट्रेवर अब शॉन से पूछता है कि तुम क्रिसमस की छुट्टियों पे क्या कर रहे हो। शॉन अब ट्रेवर से कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब ट्रेवर शॉन से कहता है कि तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।